तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, अमेरिका में मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल 8 नवंबर को हो रहे हैं, आज से 1-2 दिन बाद। और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन जो 435 सीट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और तकरीबन 35 सीट जो सेनेट में, उनके ऊपर ये कंटेस्ट होगा। और कहा जा रहा है कि क्योंकि 2020 में जो एक सेंसस हुई थी तो नई रीडिस्ट्रिक्टिंग हुई है। और ये बताएं कि मैं एक तो ये समझना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान और भारत पे ये इलेक्शंस कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ये अमेरिका में आप क्या समझ रहे हैं, किस तरह की तब्दीली आएगी और किन इश्यूज के ऊपर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी जो है वो ये नवंबर 8 2022 का जो मिड टर्म इलेक्शन है वो लड़ रही है। थैंक यू चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि सिंस आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर हियर इन यूएस, सो द मिड टर्म इलेक्शंस और एनी इलेक्शन इज वेरी डियर टू मी। मैं हमेशा इसके बारे में इंटरेस्टेड भी होता हूँ, अपनी पार्टी के हवाले से भी और दूसरी पार्टियों के हवाले से। कुछ पहले तो एक दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला तो फैक्ट ये है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के सेकंड ट्यूसडे में होते हैं। तो ये एक इसके बारे में ये कंफर्म है। दूसरा इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने खुद इस मिड टर्म इलेक्शन में लर्न किया है, हमारी डे सेविंग टाइम चेंज होगा। जी। और उसको आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था डे टाइम जो सेविंग है उसका भी इम्पैक्ट इलेक्शन पे पड़ता है, क्योंकि उससे घंटा गेन होता है तो वोटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो उसके साथ भी उसका रिलेशनशिप है। लेकिन हिस्ट्री बनेगी इस दफा, इस आने वाले ट्यूसडे को। अब तो मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ घंटे रह गए, 48 घंटे या 36 घंटे कह लें आप। हिस्ट्री बनेगी कि सिटिंग प्रेसिडेंट वो अपने नाकाम पॉलिसियों की वजह से अनपॉपुलर हो चुका है विद इन 2 इयर्स। अच्छा, अमेरिका के अंदर मिड टर्म जो है वो उसको क्या समझा जाता है? उसको समझा जाता है इट्स अ रेफरेंडम ऑन द सिटिंग प्रेसिडेंट्स पॉलिसीज। दूसरा दो चार चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये सख्त शाक होता है अगर सिटिंग प्रेसिडेंट पहले मिड टर्म में ही अपना इलेक्शन लूज कर जाए। इट मींस कि 2024 में उसके कोई चांसेस नहीं है, उसके फुल जब आगे इलेक्शन आएगा उसके कोई चांसेस नहीं है। अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दिस इज ओरिजिनली, अगर देखा जाए तो ये इस नॉट अ बाइडन, जो बाइडन फ्लोर, इस बाइडन इस फ्लोर ऑफ बराक ओबामा एंड डेमोक्रेट पार्टी। क्योंकि बाइडन साहब के खुद के अपने हालात ये हैं कि वो उन्होंने अगर 3-4 दिन पहले खुद ही अपने आप को प्रोफेसर डिक्लेयर कर दिया, हालांकि उन्होंने एक दिन किसी जगह नहीं पढ़ाया। उससे तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने कह दिया कि मेरा बच्चा जो है वो इराक में शहीद हुआ था, हालांकि वो कैंसर से उनका बचा। तो उनको तो पता ही नहीं है कि इधर ये इलेक्शन है, ये क्या है। वो तो उनके ज़हनी हालात तो इस तरह के हैं। तो दर हकीकत इस वक्त कहा जा रहा है कि दिस इज थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। और ये भी एक हिस्ट्री बना रहे हैं कि इस वक्त कैंपेन में जो बाइडन से ज्यादा बराक ओबामा जो है ज्यादा एक्टिव हैं। और इस वक्त जो डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं वो इनकी फेल पॉलिसियों की वजह से दोनों की वो डिस्टेंस दे रहे हैं। दोनों को वो चाहते हैं कि उनकी रैलीज में उनको सपोर्ट करने ये दोनों ना आए, क्योंकि इनकी अनपॉपुलैरिटी के हालात ये है। अब ओबामा साहब क्यों आ रहे हैं, ये भी बताइएगा हमें जरा सा। देखिए, प्रमोट कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी को, अपने डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये भी अजीब सा एक प्रेसिडेंट है। हालांकि ये पहली दफा बराक हुसैन ओबामा साहब कर रहे हैं, वरना अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं जब वो प्रेसिडेंसी से ऑफ हो जाते हैं तो वो जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी को प्रमोट नहीं करते वो ज्यादातर। लेकिन चले कोई नहीं। दूसरी साइड पे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो भी तैयारियों में इस वक्त अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो हैं कैंडिडेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने लगभग 55 कैंडिडेट्स को इंडोर्स किया था। वो सारे के सारे अपने जो है वो इलेक्शन, जो प्राइमरी इलेक्शन थे वो जीत चुके थे, और दूसरे भी वो स्ट्रांग आ रहे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चेंज आएगी अगर रिपब्लिकन आते हैं हाउस के अंदर तो स्पीकरशिप चेंज होगी। और यहाँ पे मेजोरिटी लीडर जो बनेगा केविन मकार्थी है, वेरी उनका नाम आगे आ रहा है। और उसके बाद इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द विश लिस्ट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी राइट नाउ। ये उन्होंने इलेक्शन से ही पहले तैयारी कर रहे थे वो। उसमें ये आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने मेरे ख्याल जून में
उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया गया था आरएससी के नाम से, रिपब्लिकन स्टडी कमेटी, आरएससी। उसमें 75 रिपब्लिकन जो थे वो शामिल थे। उन्होंने एक अपना एक पब्लिश किया था कि ब्लूप्रिंट टू सेव अमेरिका। उसके 122 पेजेस थे जो उन्होंने वो कॉम को दिखाया या लोगों को बताया कि व्हाट इज आवर आइडिया, हाउ कैन वी सेव अमेरिका। तो ज्यादातर जो है पॉइंट, जो विश लिस्ट जो है रिपब्लिकन पार्टी की, उसी 122 पेजेस की जो एक वो दस्तावेज है उसी का हिस्सा है तकरीबन। अब मैं आगे चलना चाहूंगा कि उनमें से क्या क्या बुलेट पॉइंट्स है आगे लोकल, और उसके बाद हम इसको इंटरनेशनल इस तनाजर से देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस वक्त अगर जो विश लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो चीज आ रही है वो कहते हैं कि हंटर बाइडन के अब्यूज ऑफ पावर को डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने चाइना और यूक्रेन से पैसे बनाए थे और अपने बाप की पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने किस तरीके से पैसे बनाए हैं। उनके ऊपर नाजायज असला रखने के भी चार्जेस मौजूद हैं, उनके ऊपर ड्रग चार्जेस, ही वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स एट द सेम टाइम। दूसरे नंबर पे चीज वो जो है वो अफगानिस्तान से विड्रॉल, ह्यूमिलिएशन, और आखिरी दौर में जो वो आखिरी अपने पीरियड में वो जो डेड बॉडियां उठा के अमेरिकन वहां से निकले थे, वो इंटरेस्टेड है उसमें रिपब्लिकन पार्टी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि 22 रिपब्लिकन जो थे लीडर्स, उन्होंने पहले एक बिल भी पेश किया था कि वी वांट दैट इन्वेस्टिगेशन, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो किस तरह इस रिलेटेड टू पाकिस्तान। उसके बाद तीसरी चीज है ओपन बॉर्डर पॉलिसी। इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी, और उसके बाद इमिग्रेशन जो चेंजेस उन्होंने की थी अपने पीरियड में आते ही फौरन। चौथे नंबर पर यूक्रेन है। छठे नंबर पर जनवरी 6 जो है उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद अबॉर्शन है। उसके बाद जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि वो बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में ये एक्टिवेट किया गया था ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, के जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और बच्चे पैदा करके वापस चले जाते हैं, उनके बारे में उनका एक स्टैंड है। दिस इज पार्ट ऑफ देयर विश लिस्ट कि उसमें वो कहते हैं कि दोनों पेरेंट्स में से एक जो है वो अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए या फिर उनके पास ग्रीन कार्ड हो। ये भी अल्टीमेटली विल इम्पैक्ट पाकिस्तानी और भारतीय जो है। 9वें नंबर पर है कि सोशल सिक्योरिटी के जो वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लेने के लिए उसकी एज बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो है उसको रिफॉर्म, जो उन्होंने उसको रिफॉर्म किया जाएगा। लो इनकम जो प्रो सोशलिस्ट एजेंडा जो यहाँ पे उन्होंने किया था वो उसके पीछे जाएंगे। अब जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ जिस पे इस वक्त जोर है कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जो पेरिस अकॉर्ड है उसको ज्वाइन किया था, उसमें से निकलेंगे और ईपीए को रिफॉर्म करेंगे। उसमें भी इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो ग्रांट्स जा रही हैं, मैं उसको रिलेट करूंगा आपके पाकिस्तानी फ्लड्स के साथ, क्लाइमेट वार्मिंग के साथ। उसके तहत पैसे जा रहे थे पाकिस्तान में एड के, लेकिन वो बंद कर दिए जाएंगे। अब मैं इसमें कुछ बताऊंगा, कुछ चीजों के ऊपर बाई पार्टिसन अप्रोच है और कुछ के ऊपर जो है रिपब्लिकन दे हैव देयर इश्यूज। बाई पार्टिसन इश्यूज क्या है? ओवरऑल दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि यूक्रेन जो है उसको मदद देनी चाहिए, लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि केविन मैकार्थी साहब कह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो लिमिटेड उनको इमदाद देनी चाहिए, उनको ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता। मैं यहां पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त यूक्रेन को 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन एड चाहिए होती है एवरी मंथ, और जिसका मोस्ट ऑफ जो पैसा है वो अमेरिका उसमें दे रहा है, बाकी कुछ यूरोपियन यूनियन भी देती है। जिसके अब मैं दूसरे पॉइंट पे जाना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट चाइना पॉलिसी है। चाइना पॉलिसी पे बाई पार्टिसन अप्रोच है। दोनों पार्टियां समझती हैं कि इट हैज टू बी टेकन टफ ऑन चाइना के बारे में, लेकिन रिपब्लिकन थोड़ा सा मजीद टफ चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने काफी बड़ा स्टैंड लिया था उनके ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से और दूसरी चीजें। तो एक वास्ट नंबर ऑफ रिपब्लिकन्स दे वांट टू इंक्रीज देयर चैलेंज टुवर्ड चाइना, और उसमें मैं रिलेट करूंगा आगे आने, अगर चाइना पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा तो भारत के साथ रिलेशनशिप को रिविजिट किया जाएगा।
उसके बाद मैं ये भी बल्कि इसमें इनके विश लिस्ट में शामिल है कि हांगकांग के जो डेमोक्रेसी के ऊपर चाइना ने क्रैकडाउन किया था उसको रिविजिट करेंगे, और ताइवान रिलेटेड उसको भी रिविजिट किया जाएगा, एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चाइना पॉलिसी। अब उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के हवाले से आएगी, रिपब्लिकन चाहते हैं अपनी विश लिस्ट में, वो वीगर्स की पॉलिसी है चाइनीज, उसको रिविजिट किया जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी दे वर नॉट एक्टिव विद इट, दे वर नॉट दैट सेंसिटिव विद इट, लेकिन इसको देखा जाएगा कि वीगर्स जो है उनके साथ किस तरह जाती हैं। अगले पॉइंट में मैं आना चाहूंगा, जो दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आ रहे हैं कि रशिया के हवाले से रिपब्लिकन्स दे वर वेरी सॉफ्ट, डोनाल्ड ट्रंप वाज वेरी सॉफ्ट विद रशिया। अब यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ने बाई पार्टिसन लेवल पर जाके यूक्रेन की हेल्प की है, लेकिन यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि स्टिल द ट्रम्प सपोर्टर्स दे हैव सॉफ्ट ओपिनियन अबाउट पुतिन के हवाले से। अब जो दूसरा मैं जो आखिरी पॉइंट इस पे मैं मेंशन करना चाहूंगा बाई पार्टिसन की लिस्ट में, वो ईरान है। ईरान के साथ आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही जो वो उनके साथ एटॉमिक अपना एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको फौरन खत्म कर दिया था। अब जब रिपब्लिकन पावर में आएंगे तो ईरान के साथ रिविजिट की जाएंगी वो एग्रीमेंट्स अपने, और सऊदी अरेबिया बिलखसूस उसके ऊपर बाई पार्टिसन अप्रोच ये दोनों पार्टी की मौजूद है कि अगर अमेरिका की बात सऊदी अरेबिया नहीं सुनता, उसके बाद ओपेक अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती, अमेरिका की इकॉनमी का उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसको टफ हैंडल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो ट्रम्पस्टर हैं, the way that Trump was received in Saudi Arabia, they have soft corner for Saudi Arabia as well. तो ये सारी चीजें जो हैं इनको दोबारा रिविजिट करेंगे रिपब्लिकन आकर। अब मैं थोड़ा सा जो मेरी अपनी रिसर्च है कि पाकिस्तान भारत के साथ क्या चीजें आएंगी उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कुछ। एक तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया नंबर, उसमें 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से। नंबर 1 उसमें आएगी चाइना पॉलिसी। चाइना पॉलिसी के हवाले से अगर चाइना के साथ टफ जाएंगे रिपब्लिकन तो दे हैव टू इंक्रीज द रिलेशनशिप विद भारत। जो पाकिस्तान के साथ भी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा अगर चाइना के साथ टफ किया जाएगा। दूसरा मैंने आपको अर्ज की थी कि ईपीए की फंडिंग कम की जाएगी, ईपीए के जो रीजनल ऑफिसेज है उनको बंद किया जाएगा। अब ईपीए क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो जब क्लाइमेट के हवाले से चीजें कम होंगी तो पाकिस्तान में जो आपके क्लाइमेट का आपका इशू था, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब बार बार मेंशन करते रहे हैं कि उनका ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो फ्लड आए हैं, तो वो जो ग्रांट्स और एड जा रही थी उसको रिपब्लिकन रोकेंगे। अब तीसरी उसमें मैं जो बात डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमिलिएशन, जो एम्बैरसमेंट अमेरिका को लेने पड़ी, जब रिपब्लिकन वो उठाएंगे तो उसका आधे से ज्यादा बोझ पाकिस्तान पे आएगा। तो उसके बारे में पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप तो पहले ही इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि उसके ऊपर वो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट वाज पाकिस्तान रोल इन डिफीट ऑफ यूएस इन द पीरियड। उसमें बल्कि मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करूंगा कि जब आखिरी वहां पे था पंजशेर वैली के अंदर जब चीजें थी तो अमेरिकन हैड क्वेश्चन कि वहां पे शवाहिद मौजूद थे पाकिस्तान की सपोर्ट के, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे आगे उसमें। अब इसमें दोबारा मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा था कि यूक्रेन के साथ रिलेटेड हैं चीजें, बर्थ सिटीजनशिप के बारे में रिलेटेड हैं चीजें, इससे इंडियन, भारतीय, पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी काफी हैं यहाँ पर जो H1 वीजों पर हैं जिनके स्टेटस क्लियर नहीं है। इसमें क्लियरली जब मैंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को पढ़ा है आगे चेंज करने के लिए, तो उसमें दो चीजें हैं कि ओनली एलिजिबिलिटी इज टुवर्ड्स अमेरिकन सिटीजन्स, वन ऑफ द पेरेंट, और उसमें या उनके पास ग्रीन कार्ड हो, तो उसमें आगे फ्यूचर में चल के हमारे पाकिस्तानी, भारतीय सबको ये इशू आएंगे। अब देखा जाए तो जो मेन इस वक्त जो मिड टर्म इलेक्शन में जो डिफीट का बायस बन रहा है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, उसमें नंबर 1 पोजीशन इन्फ्लेशन की है, नंबर 2 पोजीशन उसमें अबॉर्शन की है, नंबर 3 उसमें पोजीशन आ रही है आगे लॉ एंड ऑर्डर के, क्राइम रेट की उसकी पोजीशन इस वक्त खराब है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी इज स्लगिश, रिसेशन इज एट द डोर, और लोग जो हैं वो बेजार हैं। बिल्कुल खासकर मैं यहाँ पे मेंशन ये करना चाहूंगा कि ड्रग पॉलिसी, जो ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑरिगन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने सारी ड्रग्स, हर किस्म की ड्रग्स को लीगल किया था। कल मैंने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि उसमें 50% होमिसाइड, जो कत्ल हैं, वो 50% बढ़ गए थे। तो इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है
उनके एजेंडे पर है कि लीगलाइजिंग marijuana और लीगलाइजिंग द ड्रग्स। तो इस तरह की चीजें उनकी पॉलिसीज जो है दे आर बैकफायरिंग। और ये सारा जो सोशलिस्ट एजेंडा है खासकर, इसको ब्रेकें लगेंगी। मैं ये बताना ये चाहूंगा कि जिस तरह इस पे सिस्टम है, जिस तरह मैंने ट्राई टू इंट्रोड्यूस द मिड टर्म इलेक्शंस, रेफरेंडम ऑफ द प्रेसिडेंशियल पॉलिसीज, ये इसको कहा जा सकता है। लेकिन ये पेंडुलम है एक ऐसा कि जिस तरह के 4 साल 8 साल बनाए जाते हैं, एक पार्टी एक प्रेसिडेंट आता है, री इलेक्ट होता है। उसमें यहाँ पे एक और टर्म भी होती है कि जब पहले 4 साल में जो प्रेसिडेंट आते हैं, जो नॉर्मल, नॉट अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नॉर्मल प्रेसिडेंट होते हैं पहले 4 साल में, वो कोशिश करते हैं बाई पार्टिसन रहा जाए, कैबिनेट के अंदर मॉडरेट लोग रखे जाएं, दोज कैन बी एक्सेप्टेबल फ्रॉम द बोथ साइड्स, क्योंकि उसने री इलेक्शन में जाना होता है पहले 4 साल के बाद। लेकिन जब दूसरे साल में आता है, दूसरे टर्म में आता है प्रेसिडेंट, तो उसको कहा जाता है कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। कर्स ऑफ द सेकंड टर्म ये होती है कि प्रेसिडेंट को पता होता है कि अब मैंने दोबारा री इलेक्ट नहीं होना, तो उसने जो उसका अनफिनिश्ड एजेंडा होता है, वो फिर क्रीज से बाहर निकल के खेलता है सेकंड टर्म में। वो अपनी कैबिनेट के अंदर भी कोशिश करता है यस मैन रखे, और जो ऐसे लोगों को लाता है जो उसका अनफिनिश्ड एजेंडा जो है उसको इन्फोर्स कर सके। तो ये बेसिकली दिस इज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इलेक्शन 101, लेकिन ये कि चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तार साहब ये बताइएगा कि रिसेंटली हमने सुना, क्योंकि आपने मिडल ईस्ट के हवाले से भी कुछ है, रिसेंटली हमें सुना कि अमेरिका ने अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो रिलीज़ किए, ताकि जो अमेरिका के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो कम की जाएं। अच्छा, उससे ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल हुआ। तेल पहले बहुत महंगा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की काफ़ी कम। ये जो एफर्ट्स थी प्रेसिडेंट बाइडेन की, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि आप एक कह रहे हैं सिनेरियो बना रहे हैं, उसमें रिपब्लिकन्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहे हैं या रिपब्लिकन्स को एक एज है। लेकिन ये जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज थी कि भाई जैसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रिलीज करना, या तेल की कीमतें बढ़ गई थी उनको नीचे लेके आए थे, और इसके ऊपर काफ़ी लेजिस्लेशन वगैरह भी आई थिंक इन्होंने की थी। तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि डेमोक्रेट्स जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे? अगर 50-50 भी होता है तो आप नहीं समझते कि रिपब्लिकन्स के लिए ज़्यादा होगा? क्योंकि जो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ वजह से नुकसान हुआ था, वाइट दहशतगर्दी गई गई थी, जो वाइट टेररिज्म हुई है, और इंटरनल ये जो इशू हुआ था इसको दहशतगर्दी से इक्वेट किया गया था, तो वो जो हाथ डाला था डेमोक्रेट्स ने, आप नहीं समझते कि एक वो भी एक एज है डेमोक्रेट्स को, या आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, या आवाम फिर जो है वो रिपब्लिकन की तरफ जाएगी? नहीं, उसमें चीमा साहब मैं दो आपके पॉइंट हैं। दो, एक पॉइंट तो ये है कि डायरेक्टली जो यहाँ पे गैसोलीन है, पेट्रोलियम, उसको रिलेट किया जाता है ईपीए के साथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसको कहा जाता है कि ये जो पेट्रोल है इट्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट। डेमोक्रेट पार्टी में ये मेंशन करना, दोनों का कंपैरिजन देना चाहता हूँ कि बराक ओबामा जो थे वो यहाँ जितना अरसा रहे हैं, वो यहाँ पे साइकिलों को प्रमोट करते रहे, और उनका एजेंडा था यूरोपियन मॉडल के पेट्रोल को इतना महंगा कर दिया जाए कि लोग गाड़ियां चलाना छोड़ दें, लोग साइकिलों पर आ जाएं। दिस वाज हिज एजेंडा। अब उस एजेंडे को यहाँ पे इन्फोर्स इसलिए नहीं किया जा सकता। अमेरिका इज नॉट यूरोप। यूरोप के छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे 300-300 साल पुराने शहर हैं, वहां पे साइकिलों पे जाया जा सकता है। यहाँ की अमेरिका की अर्बनाइजेशन जब की जाती है तो इस लिहाज से की जाती है कि हर हाउस होल्ड के अंदर 2 गाड़ियां होंगी, और लोग तकरीबन 100 मील के करीब जो है डेली बेस पे, 50 मील जाने के लिए जॉब पर, 50 मील आने के लिए। तो रोज जो हाउस होल्ड का हेड होगा, या माँ या बाप दोनों, वो 100 मील गाड़ियां चलाएंगे। तो यहाँ पे पेट्रोल प्रोडक्ट्स को आप यूरोपियन मॉडल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जो हमारे लिबरल जो सोशलिस्ट माइंडसेट के डेमोक्रेट्स हैं, उनके जहन में ख्वाब सिर्फ आता है सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। मॉडल करते हैं वो स्कैंडिनेविया का, उसको वर्शिप की जाती है आजकल यहाँ पे बर्नी सैंडर्स जैसे लोग जो है वो समझते हैं कि स्वीडन बना दिया जाए, अमेरिका को डेनमार्क बना दिया जाए, लेकिन वो छोटे छोटे ममालिक हैं। अब मैं आना चाहता हूं कि इस वक्त जो बाइडेन साहब ने कल परसों स्पीच क्या की है। उन्होंने स्पीच ये दी है कि अमेरिका के अंदर जितने कोल प्लांट्स हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसके बारे में, और उसके बारे बराक ओबामा भी यही करते थे, वो कहते थे कोयल को बंद कर देना है। कल या परसों बाइडेन साहब ने कैलिफोर्निया में स्पीच में फरमाया, उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ जो बिजली है वो सिर्फ सोलर से बनानी है,
और एक और सोर्स फासल, मेरा ख्याल फासल, उन्होंने इस तरह की बात की है जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट है। सोलर एनर्जी इज नॉट लाइक द अदर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उन्होंने अल ऐलान कहा है, इसको फ्रैकिंग कहा जाता है, कि फ्रैकिंग फ्रैकिंग बंद करने के लिए इनका एजेंडा था, और जो पहले भी इनको कास्ट किया है, लोग फॉरेन फ्रैकिंग को या कोयल के साथ जो माइनिंग, कोयल माइनिंग होती है, उसको फॉरेन जो है एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट कर देते हैं। ये बल्कि बैकफायर करती है चीजें जब ये डेमोक्रेट इसकी एक्सट्रीम पर जाते हैं। तो रिपब्लिकन, अच्छा मैं उसमें यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका की इकोनॉमी को, या अमेरिकन इकोनॉमी के ज्यादा हालात बेहतर इसलिए भी थे ट्रंप पीरियड में, कि वो उनके उनकी एक स्लोगन था, वो कहते थे ड्रिल बेबी ड्रिल, ये उनके कैंपेन का हिस्सा था। वो ड्रिल, ये मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर ड्रिल करके अपना तेल निकाला जाए। तो वो तेल निकालते थे, तो उनके पीरियड में ऑलमोस्ट बैरल बहुत ज्यादा नीचे चला गया था क्रूड ऑयल का। तो उससे जब पेट्रोल सस्ता हुआ था, तो लोगों के जेबों में पैसे गए थे, तो इकोनॉमी बेहतर हुई, उससे जॉब क्रिएट हुए, मैन्युफैक्चरिंग स्टिमुलेट हुई। लेकिन एक तो उसका ये इम्पैक्ट उस पर आएगा, कि आ रहा है, बल्कि इस वक्त अभी आपने जिस तरह कहा, ऑयल रिजर्व को इन्होंने रिलीज करके एक आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, इन्फ्लेशन को या महंगी प्राइसेस को ऑयल की। लेकिन उसके साथ ये है, जब ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डीजल शॉर्टेज आ रही थी। यहाँ पे लोगों को पता था कि हमारा ऑयल रिजर्व बहुत नीचे जा चुका है, जो कि एक नेशनल मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। अब उसके बाद में दूसरी चीज जो आपने डिस्कस, आप कह रहे थे कि व्हाइट सुप्रीमेसी के बारे में बात कर रहे थे, रेशियल डिवीजन। तो उसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि द फाउंडर ऑफ दिस रेशियल डिवीजन इज बराक ओबामा। देखें, अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन सिर्फ 14% है। तो एक तो चेंज के जरिए, जिस तरह भी बराक हुसैन ओबामा साहब को जब प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उन्होंने आके जो 8 साल एक चीज इन्फोर्स की, कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन को लगाया यहाँ पे। ये उनकी विश लिस्ट थी। हर मैं यहाँ पे था, उन्होंने हर डिपार्टमेंट के ऊपर कलर बेस अपॉइंटमेंट्स की थी, रेस बेस अपॉइंटमेंट्स की थी। उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आना था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो व्हाइट्स हैं, दे फेल्ट इट, और उनको वाकई उन्होंने फील किया। और जिसका रिजल्ट जो था वो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में निकला, जो आज तक पहले काउंसलर भी नहीं बने थे। तो इसके फाउंडर बराक हुसैन ओबामा साहब हैं, और इस वक्त और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि दूसरा, बराक ओबामा साहब ने एक वादा किया था अपने पीरियड में। उन्होंने कहा था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री, और वो काफी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं। इस वक्त जो ब्लैक लाइफ मैटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस वक्त लिबरल्स के अंदर बहुत पॉपुलर है। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, उसको चलाने वाले सारे वाइट्स हैं। तो एक माइंड सेट जो क्रिएट उन्होंने किया था उसको, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन तो कोई अपना एक सक्सेसफुल मूवमेंट नेशनली चला ही नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन का सिर्फ 14% है। इस वक्त जो ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, ओपन क्राइम, जो क्राइम रेट है, मर्डर रेट है, ये सारे ऊपर गए हैं, क्योंकि बराक हुसैन ओबामा ने इनके जेहन में ये डाला था कि जो लोग क्राइम करते हैं वो क्रिमिनल नहीं है, वो ज़हनी तौर पे बीमार हैं। उनको जेलों में ना डालें, आप उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएं, उनको हॉलीडे में रखें, उनको हिल्टन में रखें जाके। और अगर एक क्राइम करते हैं तो फिर उनको उनको जाके उनको, ये भी अगेन, ये फिर ये मॉडल क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है फ्रॉम स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। वहां की जेलें भी इस तरह ही हैं कि रात को वहां पे जो कैदी होते हैं सोने के लिए जाते हैं, दिन को वो अपनी वही अय्याशी करते हैं बाहर, जिस तरह दूसरे लोग होते हैं। बल्कि ज्यादातर लोग तो जेलों में रहना पसंद करते हैं वहां पे, क्योंकि खर्चा कोई नहीं होता, खाना भी फ्री होता है और रात को सोने की जगह भी मिलती। और बिल्कुल यही मॉडल है इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर। एक सबसे बड़ी बात है, बल्कि एक क्राइम जो है, न्यूयॉर्क को डेमोक्रेट पार्टी को उनका गवर्नरशिप कास्ट कर रही है। कल परसों एक बहुत महंगे एरिया के अंदर एक अफ्रीकन अमेरिकन है, उसने एक खातून जो जॉगिंग कर रही थी जॉगिंग ट्रैक पर, दिन के 3 बजे उसको उसने रेप किया है। और एक 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 गुस्से की वेव निकल गई है, क्योंकि वो जो अफ्रीकन अमेरिकन जिसने उस औरत को रेप किया है, उसके ऊपर तकरीबन 15 से 16 पहली दफा वो जेल जा चुका था, उसको पकड़ के छोड़ दिया जाता। आजकल यहाँ पे एक नया लॉ पास किया गया था न्यूयॉर्क में, कि बेल विदाउट कैश, विदाउट मनी। आप क्राइम करके जेल में जाते हैं, आपकी जाती एक पेपर पे साइन कराकर बगैर किसी जमानत के आगे पीछे 2 घंटे बाद आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये उनको कास्ट कर रही है रिपब्लिकन। यहाँ वहां भी चांसेस हैं, क्योंकि इट्स अ ब्लू स्टेट न्यूयॉर्क।
लेकिन वहां भी हो सकता है रिपब्लिकन गवर्नर जीत जाए। तो इस तरह की जब आप कानून लेकर आएंगे, जब आप कहेंगे कि ड्रग्स को लीगलाइज किया जाए, आज आज आप सोच नहीं सकते, इस वक्त आधी से ज्यादा स्टेटें हैं जहां पे मरवाना रिक्रिएशनल उसका यूज जो है वो लीगलाइज हो चुका है। दुकानें बनी हैं ऊपर, बनी है जहां मर्जी आप रुकें। अफसोस की बात यह है, सिगरेट जो है वो बिल्डिंगों के अंदर स्मोक करना मना है। और दूसरा ये कि गाड़ी नहीं चला सकते आप बियर पीकर या आप शराब पीकर, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आप मरवाने का भरा सिगरेट पी सकते हैं। आजकल जब भी आप किसी शहर की हाईवे पे चढ़े तो ऑटोमेटिकली आप स्मेल करते हैं कि हर दूसरा जो ड्राइवर होता है वो हाई होता है, उसमें वो पी रहा है। लेकिन एक एक माइंड सेट है उसमें। ये मैं यहाँ पे आखिरी जो पॉइंट ये करना चाहूंगा मेंशन, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हर जो बड़ी सुपर पावर को 250 साल उसका साइकिल होता है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। उसने उसके बाद उसको ग्रोइंग फटीग्स होना शुरू हो जाती है। इस वक्त अमीर लोगों के बच्चे बिल्कुल यहाँ भी बोर हैं, उनको हर चीज प्लेट में रख के दी जाती है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, फेडरल गवर्नमेंट अभी तक शट डाउन है, लोग घरों से काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मेरीलैंड जहां मैं बैठा हूँ, इस तरह की स्टेट है, इनको कहा गया है वर्क फ्रॉम होम, और होम से घर, मेरी नजर में घर से काम नहीं हो सकता, और ये भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हाँ बिल्कुल, और इस वक्त कई स्टेटों के अंदर मरवाना की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है, जिस तरह डोर डैश है। तो वो सारे फेडरल एम्प्लॉइज, स्टेट एम्प्लॉइज जो हैं घरों में बैठ के नेटफ्लिक्स का बिजनेस बहुत इस वक्त कामयाब है, और यही हो रहा है। और ये नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, लेकिन ये चाइना के बारे में सिर्फ मेरा ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट अपने आर्टिकल से छाप सकता है, वरना दे डोंट हैव एनी पावर टू स्टॉप चाइनीज। उसके बारे में मैं आखिरी स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा कि इलन मस्क का हवाला दूंगा। उन्होंने आज से महीना पहले एक आर्टिकल में कहा था कि मेरे जो प्लांट्स इन चाइना दे आर 24/7, और even then a lot of my employees they sleep at my plants, but American kids they are trying to find an excuse not to show up for work. तो जब यहाँ पे देखिए ना कितना आसान है इनके लिए, $7 ट्रिलियन छापा है खुद ही, और $3 ट्रिलियन $7 ट्रिलियन छाप के लोगों में हाथ में दे दिए डॉलर, तो वो समझते हैं दिस इज अ सोल्यूशन। उसमें $3 ट्रिलियन के पीपीपी के फ्रॉड हुए हैं, और दे डोंट हैव इवन द मैन पावर टू डू इन्वेस्टिगेशन। तो ये ग्रोइंग पेन्स है, ग्रोइंग पेन्स। और इनोवेशन में पीछे है, इंटेलेक्ट इन्होंने आउटसोर्स करके इंडिया में भेज दिया है। यहाँ की हर आईवी लीग स्कूल के अंदर सिर्फ चाइनीज और इंडियन स्टूडेंट है। अमेरिकन दे आर जस्ट बिजी स्मोकिंग वीड, दैट्स व्हाट इट इज। सही कह रहे हैं, ये मुझे भी थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था। अभी जब मैं रिसेंटली अमेरिका था तो मैं जिधर भी हम जाते थे तो लेबर शॉर्टेज नज़र आती थी, और हर जगह लिखा हुआ था कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, और वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। और मेरे ख्याल में तो चाइना और से रिबोट अब मेरा ख्याल बना मंगा के तो उनको सिखाएंगे बर्गर किस तरह बनाने हैं। अदरवाइज बर्गर विल बी फॉर $15-20 द वे इट इज गोइंग ऑन। या फिर जिस तरह रिपब्लिकन अब आ रहे हैं, पेंडुलम इज कमिंग बैक, सो दे विल फिक्स इट। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेट पार्टी एजेंडा जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, स्वीडन वाला और डेनमार्क वाला। लेकिन ये नहीं पता कि वो आप हमारी एक एक स्टेट से भी छोटे ममालिक हैं, उनको कंट्रोल करना डिफरेंटली, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है हमसे, उनकी चीजें डिफरेंट है। मैंने ड्यूरिंग माय एमबीए आई डिड द ह्यूज रिसर्च ऑन इट कि व्हाई यूरोपियन दे बिहेव डिफरेंटली। ये भी तो अमेरिकन में तो सारे यूरोपियन डिसेंट के हैं, बट व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर हियर। तो उस पर एक मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की थी। दिस इज इट्स नॉट इजी, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमीर लोगों के बच्चे अब बोर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि अब हमें कुछ और चाहिए। वीड पहले वीड शुरू करते हैं, फिर कोई और शुरू करते हैं, और आईवी लीगों में बच्चे जो चाइनीज और इंडियन बैठे हैं इस पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी डॉक्टर साहब, अभी 8 नवंबर को इलेक्शन होता है, तो फिर आपसे दोबारा इस हवाले से देखेंगे कि ये जो नई डेवलपमेंट होती है, नए लोग जो पावर में आते हैं, और ये क्या तब्दीली आती है सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो उससे पता चलेगा कि ज़ाहिर बात है एक्चुअल पॉलिसी फॉर्मेशन में कैसे डेवलपमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच तार साहब। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड नोइंग यू द मिड इलेक्शंस इन यूएस। थैंक यू। पाकिस्तान